हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस परिवार में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम अभी तक 4 शिफ्टों में समाप्त हो चुका है। तो जिस तरह से इन 4 शिफ्टों में जीके जीएस करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे गए थे, तो आज की इस क्लास में हम लोग पूरे चारों शिफ्टों के आधारित पर पूरे पेपर का हल करने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी से हम रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आपका पेपर कल यानी 6 फरवरी, 7 फरवरी या उसके बाद भी आने वाले शिफ्टों में एग्जाम होने वाले हैं, तो आज के इस पूरे 100 सवालों को आप अपने शिफ्ट में जाने से पहले जरूर तैयार करेंगे, क्योंकि पैटर्न तो हमें मालूम हो चुका है कि आपके आने वाले शिफ्टों में कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो कल आपका 4 फरवरी के पहले शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे, यानी कल तो केवल एक ही शिफ्ट आपका पेपर हुआ था जो 4 फरवरी को हुआ था। तो जिस तरह से कल के शिफ्ट में सवाल पूछे गए थे, आज भी जो आपका 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है, सेम वैसे ही प्रश्न पूछे गए थे। इसका मतलब कि अब यहां से जो आपका आने वाला शिफ्ट होगा, यानी 6, 7, 8, 9 जब भी होगा, तो सेम इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे 5 सब्जेक्ट से, जीके जीएस करंट अफेयर, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के। तो आज के इस क्लास में हम लोग वही 100 सवाल को देखेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं साथी कि आपका पेपर बहुत कठिन लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। जो स्टूडेंट भाई ईमानदारी के साथ पिछले 4 से 5 महीने से लगे होंगे, वो तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे होंगे, क्योंकि भाई हम डेली का एनालिसिस करते हैं, सारे क्वेश्चन हम खुद से चेक करते हैं और क्वेश्चनों का लेवल चेक करते हैं। तब हमें ये मालूम है कि जो स्टूडेंट भाई अच्छा पढ़ा होगा, वो तो जीके में आराम से भाई हम कह सकते हैं कि 21 से 22 क्वेश्चन सही कर सकता है भाई। और इंग्लिश की बात करें तो 20 प्लस तो आराम से करने लायक स्कोर आ रहे हैं भाई। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे लेवल के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, जो हमने आपके लिए अलग से एसएससी एमटीएस एग्जाम 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बनाया है, उसको क्लास में जितने भी हैं उसको चेक करिए भाई। वही सारे सवाल आ रहे हैं, हम चेक करें भाई, मैंने कराया सारे सवाल। ओके, तो साथियों, अब जिनका पेपर है, जो मोस्ट चुनिंदा सवाल हो सकते हैं, वही सवाल हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये 100 सवाल आपकी तैयारी भारी पड़ेगा और आपके शिफ्ट भी भारी पड़ने वाला है। तो यहाँ से आप अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करिए, अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छे नंबरों का इजाफा भी करिए इस क्लास से। ओके, तो पूरे पेपर का सोल्यूशन करेंगे, जीके करंट अफेयर, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ के कंप्लीट एक एक क्वेश्चन आप चेक करेंगे। और जो लास्ट के हम 41 से लेकर जो लास्ट 100 क्वेश्चन चेक करेंगे, उसको आप जरूर तैयार करना है आप सभी को। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न, 77वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही थी? 77वां कांस्य फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी थी? तो अनोरा थी। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? पहला सार्क सम्मेलन किस वर्ष में हुआ था? तो वर्ष 1985 में हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत की है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत की है? 1.64% की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को, 2 फरवरी 2025 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का विषय क्या था? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे, क्योंकि भाई जो 4 फरवरी के तीसरे में एक सवाल आया था, 2025 जनवरी महीने का करंट अफेयर सवाल पूछे थे। 2 फरवरी 2025 को मनाए गए विश्व आर्द्र भूमि दिवस का विषय क्या था? तो प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर फ्यूचर था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2025 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो हरियाणा राज्य में किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो विटामिन सी मदद करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए, तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक और बात बता दें कि मात्र भाई 50 रुपीज़ में ये आप सिलेक्शन वाले प्रश्न ले लीजिए भाई। जीके जीएस पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिए, स्टैटिक जीके पूरा कंप्लीट पढ़े, जो आपके पेपर में लगभग 10 से 15 सवालों का स्टैटिक जीके का वेटेज है, ये पूरा कंप्लीट कर लीजिए भाई डिटेल सोल्यूशन के साथ।
और इंग्लिश पूरा पढ़ लीजिए, करंट अफेयर पूरे एक साल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं उसको पढ़ लीजिए, रीजनिंग पूरा पढ़ लीजिए और मैथ पूरा पढ़ लीजिए। ये आपको कैसे मिलेगा, इस नंबर पर मैसेज करना है भाई, इस नंबर मैसेज करना है, मात्र 50 रुपीज़ पे करके स्पेशल ऑफर आपके लिए हमने कर दिया भाई। और आपके पास यदि 1 से 2 दिन का समय अभी बाकी है तो भाई अपने पास मंगाकर इस पीडीएफ के सारे क्वेश्चन को एक नज़र में केवल देख लीजिए भाई, आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। ओके, एक एक क्वेश्चन चेक करेंगे। इसके अलावा आप सभी को हम टोटल 1000 क्वेश्चन का अलग से जो कि ब्रह्मास्त्र सवाल देने वाले भाई, जीके, करंट अफेयर और इंग्लिश का जो मेन सब्जेक्ट आपका है। ओके, तो भाई इस नंबर मैसेज करिए, अपने पेपर से पहले इस पीडीएफ को अपने पास मंगाइए, सभी को ये करना अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, वोल्वो ट्रक्स ने भारत की पहली रोड ट्रेन का अनावरण किस शहर में किया? वोल्वो ट्रक्स ने भारत की पहली रोड ट्रेन का अनावरण किस शहर में किया था? तो नागपुर में किया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 8, अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा विकसित की गई थी? अकबर की राजस्व प्रणाली जब्त किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो ये टोडरमल के द्वारा विकसित की गई। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना को निर्दिष्ट करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों की परिषद राज्यसभा की संरचना को निर्दिष्ट करता है? तो अनुच्छेद 80 करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 10, वास्तुकला की इस्लाम शैली को किस शैली के रूप में भी जाना जाता है? वास्तुकला की इस्लाम शैली को किस शैली के रूप में भी जाना जाता है? तो मेहराब शैली के रूप में भी जाना जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को, डार्क मून उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? एक एक तो भाई पुस्तक भी सवाल पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। डार्क मून उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? तो आर.के. नारायण द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को, 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? 1924 में कांग्रेस के बेलगाम शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो एम.के. गांधी जी थे। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को, इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए कौन सी स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? भाई आप देख रहे हैं ना, इसी तरह सवाल पूछे जा रहे हैं। इसरो और आईआईटी मद्रास ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए कौन सी स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप विकसित की है? उसका नाम क्या है? तो आइरिस है। ओके, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को, 2021 में पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? 2021 में पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो आलिया भट्ट को चुना गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को, वह प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक जिसको 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पहले साथी जो एसएससी एमटीएस का एग्जाम होता था, टीसीएस जो पहले सवाल पूछती तो इस तरह का सवाल पूछती थी, लेकिन जो एडीक्यूटी नई आपकी एग्जाम कंपनी आई है तो ये भाई कुछ अलग लेवल के सवाल पूछ रही है। जिस लेवल का एग्जाम हो रहा है उसी लेवल के क्वेश्चन पूछ रही हैं। ओके, लेकिन अच्छे लेवल के सवाल पूछ रही है थोड़ा सा। वह प्रसिद्ध भारतीय कथक नर्तक जिसको 1986 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पहले एसएससी का ये एसएससी एमटीएस का मेन फेवरेट इस तरह के सवाल होते थे। ओके, लेकिन अब ऐसा एक भी सवाल नहीं देखने को मिल रहा है। तो बिरजू महाराज जी थे भाई। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य से प्रवेश करती है? तो अरुणाचल प्रदेश से। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को, मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाले गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? मध्य और पश्चिमी भारत में मनाए जाने वाले गणगौर त्योहार में किस देवी की पूजा की जाती है? तो इसमें देवी पार्वती जी की पूजा की जाती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को, किस नृत्य रूप में माटी अखोरा का उपयोग वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? किस नृत्य रूप में माटी अखोरा का उपयोग वेदांतम सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से जुड़े हुए हैं? तो ये कुचिपुड़ी से जुड़े हुए हैं। कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? आंध्र प्रदेश से हुई है। ओके, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को। असद अली खान किस निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ संबंधित है? असद अली खान किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ संबंधित है? तो ये रुद्र बीड़ा से संबंधित है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। टिहरी बांध किस नदी पर बना है? टिहरी बांध किस नदी बना है? तो ये भागीरथी नदी बना है टिहरी बांध। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। तो यहाँ से अब लोग इंग्लिश के क्वेश्चन, भाई इंग्लिश के तो बहुत इजी सवाल आ रहे हैं भाई, जितने भी हमने क्लास में क्वेश्चन कराए। यदि आप प्रीवियस ईयर का भी सवाल देख लेते हैं CHSL और MTS का, तो बेस्ट स्कोर कर ले जाएंगे भाई, ये तो गारंटी। 25 का 2500 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन आपको खुद से करना पड़ेगा और 5 क्वेश्चन पैसेज के आ रहे हैं, तो आपको पैसेज पढ़कर उसका जो क्वेश्चन दिया जाएगा उसका आंसर आपको देना होगा। 20 तो आराम से कर सकते हैं भाई। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। आप सभी को इनरैग का सिनोनिम्स बताना है, यही आपका अंडरलाइन पार्ट है। इनरैग्ड है, इनरैग्ड का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। जो साथी बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा जो हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? यानी एंगर्ड हो जाएंगे भाई। क्या हो जाएंगे? एंगर्ड हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो इनरैग्ड का जो सिनोनिम्स बनेगा वो एंगर्ड हो जाएगा, यानी गुस्सा आना। जैसे जनरेटेड मतलब कि किसी कोई चीज़ को उत्पन्न करना, जनरेटेड हम कर लेते हैं। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय होता है। इनहैंस मतलब कि अपने आप को बेहतर बनाना या सुधारना। ओके, तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 को। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी इस सेंटेंस में ही एक ऐसा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है, तो आपको उसी को बताना है। BBC मीडिया हैज शोन एक्सपोनेंशियल। दोस्त मेरे एक्सपोनेंशियल देखिए, इसमें क्या है? गलत है। स्पेलिंग क्या होता है एक्सपोनेंशियल का? EXPONEN होता है। एक्सपोनेंशियल मतलब कि तेजी से बढ़ना। एक्सपोनेंशियल मतलब होता है कि तेजी से बढ़ना, तेजी से बढ़ना होता है। ठीक है, तो यही पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इस सेंटेंस में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड दे रखा है, ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सियरिंग का बताइए विलोम शब्द। सियरिंग मतलब बहुत गर्म, झुलसा देना, बहुत गर्म होता है। ठीक है, बहुत गर्म या झुलसा देना भी होता है। जैसे मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाना, मॉकिंग मतलब किसी का मजाक उड़ाना होता है। प्रीसिंग का मतलब होता है कि जरूरी या दबाव डालने वाला। और फ्रीजिंग जैसे बहुत गर्म झुलसा देना, तो इसका उल्टा क्या होगा? फ्रीजिंग हो जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा यानी बहुत ठंडा हो जाएगा। थ्रिलिंग मतलब मैच जब होता है, क्रिकेट मैच थ्रिलिंग मोमेंट पे पहुंच जाता है, यानी रोमांचक पर पहुंच जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रिलिंग मोमेंट। तो भाई इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, और साथियों आप अपना एग्जाम डेट जरूर बता दीजिएगा भाई। आप लोग अपना एग्जाम डेट क्लियर करिएगा कि आपका एग्जाम इस डेट को होने वाले हैं। ठीक है, भूलिएगा नहीं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। प्रेम इज एन एक्सीलेंट चेस प्लेयर, ही इज द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 2। यानी प्रेम एक बेहतरीन शतरंज खिलाड़ी है और कक्षा का भी छात्र भी, यानी कक्षा का भी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट जो कि चेस प्लेयर का उल्लेख हो रहा है, यहाँ पर एक्सीलेंट चेस प्लेयर का उल्लेख हो रहा है, तो तुलना हो रहा है, तो यहाँ पे भाई सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है। तो यहाँ पे भाई सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत है, तो यहाँ से मोस्ट इंटेलिजेंट बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। इंटेलिजेंटली मतलब एक एडवर्ब होता है, तो ये नहीं होगा। देखिए इंटेलिजेंट जो है ये ऑप्शन सी एडजेक्टिव है, पर डिग्री कंपैरिजन नहीं दिखाता। ये मोर इंटेलिजेंट ये कॉम्परेटिव डिग्री है, तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बॉयसीरियस का विलोम शब्द बताइए। बॉयसीरियस का मतलब होता है कि शोरगुल। क्या होता है भाई? शोरगुल होता है। ठीक है, शोरगुल, या आप बोल सकते हैं जोशीला, जो बहुत ही जोशीला होते हैं। तो इसका उल्टा क्या होगा भाई? सभी बताएंगे। जैसे नॉइसी,
नॉइसी मतलब जैसे कि शोरगुल होता है, तो क्या हो जाएगा भाई, इसका तो सिनोनिम्स हो जाएगा ये। बॉय सीरियस का बेनेवलेंट, कल आपके पेपर में बेनेवलेंट पूछा था, ये सवाल मैंने कराया था भाई। बेनेवलेंट का मतलब क्या होता है, उत्साही या तैरता हुआ। बाइंड का मतलब क्या होता है, दयालु। क्वाइट मतलब शांत। एंटोनिम बॉइसरस है, शोरगुल, जोशीला, तो इसका उल्टा क्या होगा भाई, क्यूट हो जाएगा, नहीं शांत हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। सिलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। यानी एब्सोल्युटली का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, बताइए, देखिए चेक करिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। एब्सोल्युटली का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, एब्सोल्युटली यानी पहला ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है, राइट स्पेलिंग आपका, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली मतलब क्या होता है, पूर्णतः होता है या पूरी तरीके से होता है ना। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या बन के आ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एन ओपन बुक मतलब कि ऐसा व्यक्ति जिसकी भावनाएं और विचार स्पष्ट हो, जिसे समझना आसान हो। जैसे कि हमारे सामने कोई व्यक्ति आते हैं जो उनका हाव भाव से हमें मालूम हो जाता है कि उनका विचार कैसा है और हम उसे अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। लेकिन कई स्टूडेंट या व्यक्ति आते हैं जिसे हम समझ में नहीं पाते हैं, वो ऊट पटांग बातें करते हैं। तो यहाँ से एन ओपन बुक यानी खुला हुआ पुस्तक की तरह, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी भावनाएं बिल्कुल विचार स्पष्ट हो, समझने में अच्छे हमें लगे, जिसे समझना आसान हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अ पर्सन और थिंग दैट इज ईजी टू लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेटिकुलस, ये सवाल मैंने नहीं कराया था, कल के पेपर में आया था ये सवाल। मेटिकुलस का बताएंगे, मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक, बारीकी से, जो बारीकी से काम करते हैं भाई, बारीकी से जो काम करते हैं, यानी बहुत ही सावधानी पूर्वक, तो उसे क्या बोलते हैं, रिगार्डलेस बोलेंगे, यानी बिना ध्यान दिए। डी ऑप्शन। और प्रिजर्विंग का मतलब क्या होता है, लगातार मेहनत करने वाला। ये जो आपका परसेवरिंग है, इसका मीनिंग क्या होता है, लगातार मेहनत करने वाला होता है। एग्जाम्पलरी का मतलब अनुकरणीय जो होता है। डिटरमाइन मतलब हमने आपको क्या बताया, दृढ़ निश्चय ही बोला था। तो इस सवाल का मेटिकुलस का जो एंटोनिम है वो रिगार्डलेस है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को। सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अ पोस्ट विथआउट एनी रिम्यूनरेशन। जैसे कि किसी परिश्रमिक के पद, यानी बिना किसी परिश्रमिक के पद, यानी ए पोस्ट विथआउट एनी रिम्यूनरेशन, यानी बिना भाई ना किसी मेहनत के पद आपको मिल गया, तो आप उससे क्या बोलेंगे, होनोरैरी बोलते हैं। होनोरैरी बोलते हैं यानी ऐसी पद जिसे समान स्वरूप दिया जाए पर उसमें जिसमें वेतन ना मिले भाई, है ना। इलिजिबल मतलब कि जिसे पढ़ा ना जा सके, इलिजिबल। बाइगॉट मतलब अहिसहिष्णुता आप जिसे बोलते हैं। उसके बाद आपका एफिमिनेट का मतलब क्या होता है, स्वभाव वाला जो पुरुष होता है। ठीक है तो इस सवाल का भाई डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कोरोबोरेट का पर्यायवाची शब्द बताइए। कोरोबोरेट का मतलब होता है कि किसी बात को प्रमाण या समर्थन द्वारा प्राप्त करना, यानी सत्यता को सिद्ध करना। किसी बात को प्रमाण या समर्थन द्वारा प्राप्त करना या पुष्ट करना, यानी कि सत्यता को सीधे सीधे सिद्ध करना, तो उससे क्या बोलेंगे, सपोर्ट बोलेंगे भाई। क्या हो जाएगा, सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है जैसे सजेस्ट मतलब सुझाव देना होता है। कंटेंट का मतलब क्या होता है भाई, कंटेंट का ही मतलब होता है आपका, जैसे कंटेंट है ये दावा करना। कंटेंट का मतलब क्या होता है भाई, दावा करना होता है। ठीक है और इलाबोरेट मतलब विस्तार से बताना, किसी चीज को विस्तार से बताना, यानी हम उसे इलाबोरेट करके बता रहे हैं। तो भाई कोरोबोरेट का मतलब ही होता है किसी बात को प्रमाण या समर्थन द्वारा प्राप्त करना, यानी सत्यता को सिद्ध करना। ठीक है तो इस सवाल का क्या बनेगा, बी ऑप्शन, सपोर्ट, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो बताइए इनमें से कौन सा इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। डैमेज्ड, ठीक है। फंटास्टिक, ठीक है। एक्सपेंसिव, फोर्स, फॉरगेटफुल। फॉरगेटफुल मतलब कि भूलने वाला, जिसके बारे में याद नहीं रहती भाई, भूलने वाला। तो इसका स्पेलिंग क्या होता है,
FORGET, फॉरगेट इतना तो था, लेकिन FU केवल सिंगल यल होता है, इसमें देखिए डबल यल दिया है, तो इसका हो जाएगा इनकरेक्टली स्पेल्ड आउट हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25% और 25% अधिक है तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः, दो संख्या जो तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25% और 25% अधिक है तो पहली संख्या जो दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं आप लोग। जैसे 3 संख्या है ना, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। यदि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 6.25 और 25% अधिक है तो तीसरी संख्या हम 100 मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी भाई? 106.25 हो जाएगी और दूसरी संख्या 25 यानी 125 हो जाएगी। अब देखिए सवाल क्या पूछा कि तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है? पहली संख्या जो है 106.25% बटे में, और यहाँ से दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है? तो अब इंटू 100 कर दीजिए, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। दोस्त मेरे जब एक पॉइंट हटेगा तो 0 आ जाएगा, तो इसको जब आप काटेंगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 85% आएगा। तो भाई पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है? तो याद रखिएगा 85% है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 75% है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? एसपी के संदर्भ में प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस के संदर्भ में प्रॉफिट, ठीक है। यदि भाई सीपी जो एसपी का 75% है तो यदि सीपी जो है वो एसपी का मान के चलिए 75% है ना, तो भाई लाभ कितना होगा? लाभ आपका यानी प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 25%। भाई 100 में से माइनस कर देंगे तो 25% बचेगा। क्यों भाई? बताएंगे आप सभी, इतना ही बचेगा। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? लाभ बटे क्रय, ये फॉर्मूला आप सभी को मालूम होगा। लाभ बटे क्रय इंटू 100। लाभ आपका 25, क्रय कितना 75 मल्टीप्लाइड बाई 100। 25 से कम 25, 25 से 75, 3 का भाग आप 100 में कराएंगे तो 33 है, 1/3%। ये आपका आंसर आता है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर यहां तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट? यदि भाई विक्रय मूल्य 100 रुपया है तो कास्ट प्राइस आपका 25 रुपया होगा। तो यहां से जो आपका क्रय मूल्य लाभ 25 रुपया है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, बता सकते हैं आप लोग? तो दोस्त मेरे, तो इस तरह से आप सभी सवालों को सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को। 5 + 32 भागे 2 + 6 गुणा 2.5 का मान ज्ञात करिए। देखिए 5 + 32 भागे 2 + 6 गुणा 2.5, तो 5 + 2 का भाग पहले 32 में देंगे 16, प्लस 6 का गुणा हमें 25 में करना है। 6 पंजे 30 का 0 3, 6 दूनी 12 3 15 यानी 15 किलो आएगा। अब इन तीनों को जोड़िए, 5 16 21, 21 15 36। तो सातवें सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट अगला सवाल को चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को। 3 वर्षों के लिए 6% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई राशि 3500 पर साधारण ब्याज रुपीज में ज्ञात करिए। एसआई बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे में 100। ये आपका फॉर्मूला होता है। प्रिंसिपल हमेशा सबसे अधिक नंबर में 3500, रेट हमेशा परसेंटेज में 6%, टाइम 3 वर्ष बटे में 100। 00 से 00 कैंसिल, 35 गुणे 6 का गुणा 3 में करेंगे 18, यानी 35 गुणे 18 करना पड़ेगा। 18 × 5 90 का 09, 18 3 54, 54 9 63 होता है, यानी 630 आएगा। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को।
68 और 91 के बीच स्थित अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करिए। चलिए भाई इस सवाल का राइट आंसर आप सॉल्व करिए। तो 68 और 91 के बीच में जितनी भी अभाज्य संख्या है उनका औसत निकालिए। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और अपने आप से कटती है और किसी भी नंबर से नहीं कटती है। तो पहले 68 और 91 के बीच हम लोग अभाज्य संख्याओं को लिख लेते हैं, जैसे 71, 73, 79 होते हैं, 80, 81, 82, 83 एक अभाज्य संख्या होती है और एक 89 भी होती है भाई, है ना। इतनी होती है, यानी टोटल 5 संख्या होती हैं अभाज्य संख्या 68 और 91 के बीच। तो यहाँ से हम टोटल भाग करेंगे 5 से, औसत ऐसे निकालें, ऊपर को पहले हमें जोड़ना पड़ेगा सभी नंबर को। 9 3 12, 12 9 21, 21 3 24 1 25 के 5 2, 8 8 16, 16 7 23, 23 7 30, 30 7 37, 37 2 39, यानी 395/5। तो 5 का भाग 395, 5 7 35, 5 9 45, क्या 79 आएगा। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे भाई। 5 का भाग 395 में 79 बार में। क्लियर। तो इस तरह से आप सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। अगला सवाल को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए तथा माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। 55 गुणे 16 माइनस 4 भाग 7 प्लस 3 बराबर क्या। यानी आप सभी को RHS बराबर LHS करना है। यानी आप सभी को क्या करना है भाई, RHS नहीं, RHS LHS कहाँ इसमें है। यानी ये समीकरण आपका दिया है तो आपको प्लस और गुणा को बदलना, यानी जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे गुणा और जहाँ पे गुणा होगा वहाँ पे प्लस रखना पड़ेगा और जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे भाग और जहाँ पे भाग वहाँ पे माइनस रखना पड़ेगा। तो चलिए इस समीकरण को बना लेते हैं। पहले 55 गुणा है तो गुणा को तो प्लस में बदलना है, 16 माइनस है तो भाग में बदलना है भाई माइनस को, और भाग है तो माइनस में, प्लस है तो गुणा में। ये समीकरण हमारा तैयार हो चुका। अब देखिए 55 प्लस 4 का भाग 16 में 4 बार में, माइनस 7 का गुणा 3 में 21, 55 4 59, 59 में से 21 घटा देंगे तब 9 में से घटा 8, 5 में से 2 घटा 3 यानी 38। तो बी ऑप्शन। तो इस सवाल का भाई बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ तक आप सभी किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। तो साथियों यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, जरूर कमेंट सेक्शन बताइएगा। प्लस आप लोगों अपना एग्जाम डेट और किस शिफ्ट में आपके एग्जाम होने वाला वो भी बताइएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई। उस समुच्च का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चों की संख्या संबंधित है। 18 3 54, 21 4 84। इसमें तो लॉजिक क्या है, लेकिन करने का तरीका सीख लीजिए आप लोग भाई। जैसे देखिए पहले तो छोटे से बड़े ग्रुप में लिख लीजिए 3 8 54, इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब आपको ना यही सी वाला आंसर लाना होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना इन समुच्चयों में, तो आपको ए और बी का मदद लेकर ये वाला सी आंसर लाना होता है। अब देखिए ए को हमने 3 मान लिया, 18 को बी, 54 को सी मान लिया। तो सबसे पहले हम इसमें प्लस कर लेते हैं। जैसे देखिए ए प्लस बी को जोड़ेंगे तो 21 आएगा। 21 54 कैसे बनेगा, नहीं बन पाएगा भाई। इसमें प्लस 33 करेंगे तब बन पाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट गुणा करते हैं। तो देखिए ए और बी का गुणा करते हैं। यदि हम 18 गुणे 3 करते तो 54 मिल जाएगा। यानी इसमें लॉजिक देखिए ए इंटू बी किया हमने तो हमारा सी आंसर आया है ना। बताइए जैसे 3 को ए मान लिया था, 18 को बी मान लिया था, सी को 54 मान लिया था, तो हमें सी वाला आंसर लाना रहता है। तो हमने ए और बी का मल्टीप्लाई किया, यानी 18 और 3 का मल्टीप्लाई किया तो सी आंसर मिल गया। उसी प्रकार देखिए 21 4 84, तो 4 21 84 क्या करेंगे इसमें हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 गुणे 21 कितना हो जाएगा, 4 1 4, 4 2 8 84। तो सेम पैटर्न पे हमें ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा, ए इंटू बी बराबर सी पे। इस लॉजिक पे ऑप्शन चेक करिए। देखिए 7 8 56, लेकिन यहाँ पे 58 दिया है, 8 चौका 32 39 दिया है, 11 3 33 53 दिया है। अब देखिए लास्ट वाला 2 14 28, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 28 आ जाएगा। यानी सॉल्व का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से आप सभी को सॉल्व करना है। अगला सॉल्व को चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या निकल के आएगा देखेंगे आप लोग। एक निश्चित गुण भाषा में स्पिन फास्ट स्लो को MN NN डबल ओ लिखा जाता है। फास्ट
स्किड स्लिप को डबल एन डबल आर डबल टी लिखा जाता है, और स्लिप स्लो जंप को डबल आर डबल एम डबल जेड लिखा जाता है। उस कोड भाषा में जंप को कैसे लिखा जाएगा? तो हमसे पूछा किसका कोड? जंप का। इस बार तो भाई देखिए 3-3 का कोड क्या है, कॉमन चेक तो नहीं कर सकते, लेकिन जिसमें जंप होगा हमारा उसी में आंसर होगा। देखिए पहले वाले में जंप नहीं है, दूसरे के वाले में जंप नहीं है, इसका मतलब कि जो पहले वाला कोड है और दूसरे वाला जो कोड है उसमें तो हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए पहले वाले कोड में डबल एम एन है, नहीं है भाई। ऑप्शन में देखिए डबल एम एन नहीं है, डबल एम है। फिर उसका देखिए डबल एन डबल ओ है, तो डबल एन को तो पहले हम काट देते हैं भाई, ये हमारा आंसर होगा नहीं, क्योंकि जिसमें जंप रहेगा उसी में आंसर आएगा ना। यानी हमारा आंसर तो केवल डबल आर डबल एम डबल जेड में आएगा। फिर देखिए फास्ट स्किड स्लिप का कोड देखिए डबल एन डबल आर, तो डबल आर को काट दीजिए। फिर उसका देखिए डबल टी है। अब बच रहा है एम एम जेड जेड बच रहा है। अब देखिए कॉमन चेक करते हैं कोड में, जैसे देखिए डबल आर इसमें है डबल आर इसमें है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है। फिर उसका देखिए अब यहाँ से डबल एम है और डबल एम कहीं है भाई और नहीं है भाई। फिर उसका देखिए डबल जेड इस वाले में भी है, और डबल जेड किस में भाई? एक सेकंड भाई, डबल जेड जैसे हमसे जंप का कोड पूछा था, तो जिसमें जंप रहेगा उसी में आंसर आएगा। तो चेक करिए, देखिए ये हमारा आंसर तो इसी में आएगा भाई, डबल आर डबल एम डबल जेड में। तो क्या करेंगे, देखिए आर है इसमें तो आर इसमें, इसको काट दीजिए। फिर इसके बाद भाई डबल जेड इसमें है और आर आर तो मिल गया भाई, डबल जेड इसमें और किसी में डबल जेड है भाई, डबल एन। देखिए डबल एन इसमें भी है और डबल एन इसमें भी है ना। उसके बाद भाई यहाँ पर फिर कौन सा आएगा? डबल एम देखिए इसमें है, डबल जेड है, इसमें से हमें एलिमिनेट करना है। डबल आर डबल एम डबल जेड, दो कहीं कॉमन दिखाई दे रहा होगा। देखिए आर इसमें भी है आर इसमें, तो ये तो एलिमिनेट हो गया भाई। फिर उसके बाद डबल एम कहीं और है क्या? डबल एम कहीं है कि नहीं? डबल एन डबल जेड डबल एन, देखिए ये भी डबल एन है, हमें तो भाई जिसमें रहेगा उसमें हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। दोस्त मेरे लगता है यहाँ पे डबल एम रहा होगा, तभी ये एलिमिनेट होता मेरे दोस्त, तभी एलिमिनेट होता। और देखिए कहीं है नहीं भाई, ठीक है, तो इसलिए कन्फ्यूजन क्रिएट करा है। तो जंप का कोड क्या हो जाएगा भाई? जंप का कोड हो जाएगा डबल जेड हो जाएगा। बच रहा है केवल एक, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो इस तरह से साथ ही आप एलिमिनेट करेंगे भाई। तरीका लॉजिक सीख लीजिए भाई, क्लास में तो मैंने बहुत सारे सॉल्व इस तरह से करा दिया है। ओके, लेकिन आपके पेपर में 3-3 का पेयर नहीं दे सकता, बाई चांस दे आने वाले शिफ्टों में, लास्ट दिनों में जब आपका पेपर है, तो हो सकता है कि एक आध दो सॉल्व ऐड कर दे। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। जैसे जंप का कोड पूछा था ना, तो केवल हमारा आंसर किस में होता भाई? हमारा आंसर तो इसी में होता, जैसे कि डबल आर डबल एम डबल जेड, हमारा आंसर तो पहले वन में ही होता है, क्योंकि जंप है नहीं। एम एन 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 डबल ओ, तो एन एन को हमने काट दिया। फिर इसको देखिए आर है, तो आर को भी हमने काट दिया। फिर इसको देखिए डबल जेड वाला बच रहा था, डबल जेड और डबल एम वाला, तो यही वाला देखिए एलिमिनेट नहीं हो पा रहा भाई, डबल एम और किसी में नहीं है, दोनों वाले में। ये बाई चांस मिस्टेक हो, यही आपका डबल एम रहा होगा, क्योंकि देखिए डबल एन इसमें है, तो डबल एम ऑलरेडी इसमें होना चाहिए था, तो एलिमिनेट होगा, ये एलिमिनेट होगा, ए एलिमिनेट। बच रहा है कौन? डबल जेड, तो जंप का कोड हो जाएगा डबल जेड। ठीक है, चलिए अगला सवाल को चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या बनेगा? इस सवाल को हल करेंगे आप सभी। तो जैसे ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र को मुख करके बैठे हैं, यानी एक वृत्ताकार ऐसे मेज है, इसमें कितने व्यक्ति ए से लेकर जी तक, यानी 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 है ना। तो एक एक लाइन को पढ़ेंगे, एक एक लाइन को कंप्लीट करेंगे। यफ जो है बी के बाएं से दूसरे स्थान पे है, बी के बाएं से दूसरे स्थान पे यफ है, तो बी को भाई हम कहाँ बैठा लेते हैं? यहाँ बैठा लेते हैं। बी का बायां इधर है, तो बायां बी के बाएं से दूसरे स्थान पे यफ बैठ गया। ठीक, देखिए ये बी को हमने बैठाया, तो इसका केंद्र ये सामने है, तो इसका राइट साइड इधर होगा, यानी दाएं साइड इधर होगा, और लेफ्ट साइड इधर होगा, यानी बाएं साइड इधर होगा। तो सवाल पहले लाइन में क्या बोला था कि यफ जो है ना वो बी के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो बी के बाएं से दूसरे स्थान पे यफ को हमने बैठा दिया। फिर इसका देखिए यफ जो है वो डी के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, यफ जो है ना वो डी के बाएं से तीसरे स्थान बैठता है। यफ तो ऑलरेडी बैठ चुका है, यानी यहां से हमें
अब डी के बाएं से तीसरे स्थान पे एफ को बैठाना है, तो डी को यहां बैठा देते हैं। डी के बाएं से तीसरे स्थान पे एफ बैठ जाएगा। क्लियर। फिर देखिए बी जो है ना वो ई के ठीक दाएं बैठा है, यानी ई के ठीक कौन बैठा है, बी बैठा है, तो ई को हम यहां बैठा देते हैं। तो ई के जस्ट राइट साइड में यानी दाएं साइड में बी बैठा है, ये भी लाइन पूरा हो गया। फिर ए जो है ना वो ई के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, ई के बाएं से तीसरे स्थान पे ए बैठा है। ई तो ऑलरेडी यहां बैठा है, ई का जो बाएं साइड है किधर होगा, इधर ही होगा, इधर होगा भाई, तो तीसरे के स्थान पे ए बैठा है, तो यानी कहां पे आ जाएगा भाई, 1 2 3 ए यहां पे आ जाएगा, है ना, ए आ जाएगा ना। ई के बाएं से तीसरे स्थान पे ए बैठा है, तो ए यहां पे आ जाएगा। फिर देखिए ए जो है ना वो जी के ठीक दाएं बैठा है, यानी जी के ठीक दाएं कौन बैठा है, ए बैठा है, तो बैठा देते भाई। अब यहाँ पे एक बॉक्स कौन नहीं बैठा अभी तक, सी नहीं बैठा, तो सी को यहाँ बैठा दीजिए। सभी 6-7 व्यक्ति बैठ गए। सवाल क्या पूछा, ई के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है। लास्ट लाइन पढ़िए, ई के सापेक्ष में एफ का स्थान क्या है, ई के सापेक्ष में एफ का स्थान, ई के सापेक्ष में एफ का स्थान यानी जस्ट ठीक बाएं साइड में। देखिए ई के जस्ट लेफ्ट साइड में एफ बैठा है, यानी पहला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर भाई, ओके, समझ में आया आप सभी को। अगला सवाल कॉल करेंगे। अब साथियों आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस क्लास के लास्ट 100 क्वेश्चन तक आप एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे मेरे दोस्त। आप सभी से हम हाथ जोड़कर भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आप नहीं मिस करेंगे। देखिए भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता था, तो त्रिवेणी के लिए जीता था। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत पासपोर्ट किस स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत पासपोर्ट किस स्थान पर है, तो ये भाई 80वें नंबर पे है, 80 नंबर पे है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 को 4 फरवरी 2025 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या था। 4 फरवरी 2025 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का विषय क्या था, तो यूनाइटेड बाई यूनिक था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 44। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58 नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया था, 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को दूरसंचार विभाग डीओटी द्वारा घोषित 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 का बजटीय परिव्यय क्या है। दूरसंचार विभाग डॉट द्वारा घोषित 5G इनोवेशन हैकथॉन 2025 का बजटीय परिव्यय क्या है, कितने करोड़ रुपए का है, तो टोटल 1.5 करोड़ रुपए यानी 1.5 करोड़ रुपए का है। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। जनवरी 2025 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। जनवरी 2025 के लिए 8 प्रमुख उद्योगों के सूचकांक में कितनी वृद्धि दर्ज की गई थी, तो 4.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते। इटली में आयोजित विश्व ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो टोटल भारत ने 33 पदक जीते थे। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 48। रक्षा मंत्रालय ने T-72 टैंकों को इंजन की खरीद के लिए $248 मिलियन का समझौता किस देश के साथ किया है। रक्षा मंत्रालय ने T-72 यानी T-72 टैंकों को इंजन की खरीद के लिए $248 मिलियन का समझौता किस देश के साथ किया है, तो रूस देश के साथ हुआ है। ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे मिला। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स 2025 में CEO ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो राजेश जेजू रिकर को दिया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है जिसका विमोचन IGNCA में किया गया। कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का नाम क्या है जिसका विमोचन IGNCA में किया गया, तो दिया सलाई था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 51।
नई दिल्ली में आयोजित 10वें रायसीना डायलॉग का विषय क्या था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 10वां रायसीना डायलॉग, तो इसका विषय क्या था? तो काल चक्र, लोग, शांति ग्रह, ये 4 चीज विषय था जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 10वां रायसीना डायलॉग। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। भारत में मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक किस ऐतिहासिक खेल उपलब्धि का जश्न मनाती है? भारत में मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक किस ऐतिहासिक खेल उपलब्धि का जश्न मनाती है? तो 1975 हॉकी विश्व कप जीत का जश्न मनाती है। ऑप्शन भी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। 21 मार्च को मनाए गए विश्व वन दिवस 2025 का विषय क्या था? 21 मार्च को मनाए गए विश्व वन दिवस 2025 का विषय क्या था? थीम क्या था? वन और भोजन था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, तो साथियों आप जरूर अपना एग्जाम डेट बताएंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम एनपीडीडी के लिए 2021 से 26 तक कितना बजट आवंटित किया गया? केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा संशोधित राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम के लिए 2021 लेकर 2026 तक कितना बजट आवंटित किया गया है? तो पूरे 2790 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर, यानी 2790 करोड़ रुपए। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 को। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दुनिया की 17वीं एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन कहां पर किया? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के दूसरे संस्करण में कितने देशों ने भाग लिया? नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के दूसरे संस्करण में टोटल कितने देशों ने भाग लिया था? अप्रॉक्सीमेटली तो 50 से अधिक देशों ने भाग लिया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57 को। अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिण के लिए किस पोत का उपयोग किया गया? अखिल महिला त्रिसेवा नौकायन अभियान समुद्र प्रदक्षिण के लिए किस पोत का उपयोग किया गया था? बताएंगे आप सभी। तो INSSV त्रिवेणी का उपयोग किया गया था। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 58। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 बिस्तरों वाले माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 250 बिस्तरों वाले माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की आधारशिला कहाँ रखी? यानी किस जिले में इसकी आधारशिला रखी थी? तो नागपुर में रखी थी। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 59 को। वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना? वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप कौन बना है इनमें से? तो जस्पे बना है। ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए भाई, अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 60 को। 2025 में मोंटे कार्लो मास्टर टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? 2025 में मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के खिताब किसने जीत लिया? तो कार्लोस अल्कराज ने जीता। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 61 को। ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? ब्राजील में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? उनका नाम क्या था? हितेश गुलिया बने थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 को। मार्च 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेट को मिला था? मार्च 2025 के लिए भाई आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस भारतीय क्रिकेटर को मिला था? तो श्रेयस अय्यर को मिला था। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 63 को। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीतकर सीजन के पहले मल्टीपल रेस विनर कौन बने? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीतकर सीजन के पहले मल्टीपल रेस विनर कौन बने थे? तो ऑस्कर पियास्त्री थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 64। डीआरडीओ द्वारा सुखोई विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? बताइए, डीआरडीओ द्वारा सुखोई विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए लंबी दूरी के ग्लाइड बम का नाम क्या है? तो भाई गौरव था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 65 को।
भारतीय और रूसी नौसेनाओं के बीच इंद्रधनुष 25 अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? भारत और रूसी नौसेनाओं के बीच में इंद्रधनुष 25 अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? तो 14वां संस्करण आयोजित किया गया। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 को। सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत की थी? बताइए, सर्वाधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल 2025 में भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत की थी? तो 5.1% की थी। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 को। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत का अनुमान था? तो 6.3% का अनुमान था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 68। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात करते हैं तो LR श्रीहरि बने थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 69। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल उत्पादन इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो इसका उद्घाटन लखनऊ शहर में किया गया। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 भारत की रैंकिंग क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत की रैंक कितनी है? तो भारत 151 नंबर की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यदि 2024 के पूछ देगा तो भारत 159 पे था। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 71 को। जुलाई 2025 में किस देश की ओपल सुचाता चुआंगसरी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया? बताएंगे आप सभी। जुलाई 2025 में किस देश की ओपल सुचाता चुआंगसरी को मिस वर्ल्ड 2025 का ताज पहनाया गया? तो थाईलैंड की रहने वाली है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 को। कौशल विकास मंत्रालय ने 16 से 18 वर्ष की लड़कियों के लिए नव्या पायलट परियोजना किस राज्य में शुरू की है? कौशल विकास मंत्रालय ने 16 से लेकर 18 वर्ष की लड़कियों के लिए नव्या पायलट परियोजना शुरू किया, लेकिन किस राज्य में शुरू किया है? तो यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 को। हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीत लिया? हॉकी तमिलनाडु ने जीता था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, 74 को। विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का विषय क्या था? विश्व शरणार्थी दिवस 2025 का विषय क्या रखा गया था? तो सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजियस रखा गया था। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। अमृत मिशन ने 2025 में अपने कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? अमृत मिशन ने 2025 में अपने कार्यान्वयन के कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो पूरे 10 वर्ष कर लिए हैं भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 को। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत के स्थान की बात करें तो भारत 71 नंबर का है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 77 को। AIIB की 10वीं वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो साथियों, AIIB की जो 10वीं वार्षिक बैठक हुई थी वो कहाँ पर की गई थी? तो बीजिंग में की गई थी। बी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 78 को। 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए जीता? 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक ने अपने उपन्यास फ्लैश के लिए जीत लिया था? तो डेविड इज़जेले ने ली थी। किसने भाई? डेविड इज़जेले ने जीते थे। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 79 को। इंद्र 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? इंद्र 2025 अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किए गए थे? तो भारत और रूस के बीच में किए गए थे इंद्र 2025 अभ्यास। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की? किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स पहल शुरू की? तो वस्त्र मंत्रालय ने शुरू की थी इस पहल को। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 को। असम के किस नृत्य को 4 जनजातीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो साथियों असम के किस नृत्य को 4 जनजातीय समुदाय द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो झुमरा को किया जाता है भाई। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 82। गुग्गा नृत्य हरियाणा में किसके भक्तों द्वारा किया जाता है? गुग्गा नृत्य हरियाणा में किसके भक्तों द्वारा किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा दोस्त मेरे, संत गुग्गा के। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 83 को। पद्मजा रेड्डी को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मजा रेड्डी को 2022 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पद्मजा जो रेड्डी है वो किस शैली से संबंधित हो? कुचिपुड़ी शैली संबंधित है। ओके, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 84। एकमात्र महिला शहनाई वादक के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? एकमात्र महिला शहनाई वादक के रूप में किसका नाम उल्लेखित है? तो बागेश्वरी कमर की। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 को। सबसे पुरानी और सबसे नई शास्त्रीय भाषा क्रमशः कौन सी है? सबसे पुरानी और सबसे नई शास्त्रीय भाषा क्रमशः कौन सी है? तमिल और उड़िया है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 86। पंजाब के गिद्धा नृत्य की उत्पत्ति किस शैली से मानी जाती है? पंजाब के गिद्धा नृत्य की उत्पत्ति किस शैली से मानी जाती है? तो ग्रीक नृत्य की प्राचीन शैली से माना जाता है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 87 को। हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था? हरियाणा का जो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो उसे 1989 में स्थापित किया गया। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 88 को। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को क्या शक्ति प्राप्त है? अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को क्या शक्ति प्राप्त है? तो कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को। यूनेस्को की सूची में द्वारा किस में शामिल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? यूनेस्को की सूची में द्वारा किस में शामिल काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो रामप्पा मंदिर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 90 को देखिए। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त वह कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं लिखी जाती है? बताइए, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त वह कौन सी लिपि है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है? तो भाई खरोष्टी है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 को। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली की मुख्य अधिकारी कौन होता था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली की मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो शहनाई मंडी होते थे। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 को। चोल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? चोल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विजयालय को दिया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 को। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था? जो इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था वो किस वायसराय के काल में हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए भाई अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 94 को। मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का क्या कहलाता था? मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाया गया सोने का गोलाकार सिक्का क्या कहलाता था? तो मुहर कहलाता था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 को। पुरंदर की संधि 1665 में हुआ था, किनके किनके बीच संपन्न हुई थी? पुरंदर की संधि किनके किनके बीच संपन्न हुई थी? तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच हुई थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 96 को। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज यात्री कौन था? तो साथियों मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? उसका नाम क्या था? सर थॉमस रो थे भाई। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 97 को। चोल काल में ऊर निम्नलिखित में किस प्रकार की संस्था थी? तो साथियों चोल काल में ऊर किस प्रकार की संस्था थी? तो ये सामान्य ग्राम सभा की संस्था थी जो ऊर थी भाई चोल काल में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 98। दिल्ली के कुतुब परिसर में अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? दिल्ली के कुतुब परिसर में स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवा दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल को चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 99 को। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना कब की, यानी किस वर्ष में की थी अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना? तो 1582 में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को चेक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 100 को। मौर्य काल में प्रांतीय शासक को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में प्रांतीय शासक को क्या कहते थे? तो कुमारा मात्य बोलते थे। कुमारा मात्य, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये पूरे 100 सवाल आपके आने वाले शिफ्ट वाले कंप्लीट हो चुका भाई। अब बताइए कि आप सभी का इन 100 सवालों में से लगभग कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न में भाई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ओके, लगातार क्लास आएंगी। इसके बाद एक और क्लास हो सकता है रात में 10 से 11 बजे के बीच आ जाए आप सभी के बीच, तो उसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा और अपने दोस्तों में सेशन को शेयर करिएगा और आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और आप लोग अपना एग्जाम डेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट आप लोग, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, आपने खूब मेहनत किया है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को समाप्त यहीं पे करते हैं। मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।